पूज्य बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए बुंदेलखंड ही नहीं समस्त भारत के शिक्षा के दूत परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी के चरणों में नमन करते हुए और जितने ही हमारे जननायक रहे हैं, देवतुल्य महापुरुष रहे हैं, सभी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित विद्यालय के प्राचार्य, चूंकि नाम सभी के नहीं है, मैं पद से ही सभी को संबोधित करूंगा। विद्यालय के प्राचार्य महोदय, विद्यालय के समस्त अध्यापक बंधु, अध्यापिकाएं बंधु, कार्यक्रम में उपस्थित बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए, कार्यक्रम में उपस्थित मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए, कार्यक्रम में उपस्थित मुझसे छोटे सभी को बहुत ढेर सारा प्यार। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, छात्र और छात्रा जो उपस्थित हैं, उनको ढेरों सारा बहुत मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। और आप अपने लक्ष्य में सफल हो, उसकी अनेक शुभकामनाएं आप सभी को। चूंकि कार्यक्रम परम पूज्य अमर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय बीरा, सबसे बच्चों की माफी चाहूंगा, ढंग नहीं होता जो बच्चा अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। ऐसे पिता को जिन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया कि उनके नाम को आगे लेकर जा रहे हैं, पूज्य कीर्ति से अमर सिंह जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात प्रारंभ करना चाहूंगा। जैसा कि हम अमूमन देखते हैं, हर कार्यक्रम, जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जो भी जन जागरूकता के कार्यक्रम होते हैं, उसमें महिलाओं की दुर्दशा पर ही सर्वाधिक कार्यक्रम क्यों होते हैं? बच्चियों की दुर्दशा पर कार्यक्रम क्यों होते हैं? ये हम सबको बहुत बड़ी सोचने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं निश्चित ही हमारा समाज, उसमें भी पुरुष समाज, निश्चित ही कहीं ना कहीं व्यवस्था में दोषी है। और कहीं ना कहीं कुछ परसेंट, मैं अधिक परसेंट पुरुष समाज को ही दोषी मानता हूं, क्योंकि जहां भी शोषण का शिकार होते हैं तो निश्चित अधिकतर पुरुष समाज के द्वारा हमारी बेटियां हो, चाहे बहुआ हो, चाहे माताएं हो, हर जगह पुरुष समाज के द्वारा ही प्रताड़ित होने का समय समय पर क्या रोज सोशल मीडिया और अखबारों, टीवी के माध्यम से हम लोग देखते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम बच्चों के द्वारा किए गए। बाबा साहब ने कहा था, मैं चूंकि मेरी स्पीच जो रहती है, मैं महापुरुषों का नाम बार बार लेता हूं, बाबा साहब हो चाहे स्वामी जी हो, क्योंकि जो भी हम आज हैं उन्हीं की बदौलत है। अगर वो नहीं होते, हम आप ये जो हम छात्र छात्रा को देख रहे हैं इस मंच पे, इस तरीके से बेबाकी के साथ अपनी बात कहते हुए हम देख पा रहे हैं, तो केवल और केवल नहीं महापुरुषों की वजह से देख पा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो सैलरी का दूध है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, शिक्षा वो सैलरी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उसका साक्षात प्रमाण हम सबके सामने यहां देखने को मिल रहा है। निश्चित ही वो दूध है, और दूध की आवाज यहां सभी ने सुनी है और देखी है। शिक्षा क्यों जरूरी है और इसके पहले शिक्षा से हमें क्यों वंचित कर दिया गया, इसके लिए हमें अपने इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी है। और जो हमें सुन रहे हैं ईमानदारी से, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि मैंने माता सावित्री बाई फुले का नाम पहले क्यों लिया। खासतौर से मैं बच्चियों को कहना चाहता हूँ, प्लीज बच्चों को शांत कराएं, डिस्टर्ब हो रहा है।
जो भी हमारे कार्यक्रम है कृपया ध्यान दें। मैं आप जितने भी यहाँ छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं, मैं उनसे हाथ उठा के पूछना चाहता हूँ कि माता सावित्रीबाई फुले के बारे में कौन कौन जानता है? अरे यार कौन नहीं हाथ उठा के बताए। कौन नहीं जानता है। ये कारण है हमारी शिक्षा का, ये कारण है कि अब आज हम शोषित हो रहे हैं, आज हम शिकार हो रहे हैं। यही कारण है मैं बार बार जहाँ भी विद्यालयों में जाता हूँ, उनके जो टीचर्स लोग होते हैं, जो पढ़ाते लिखाते हैं, उनसे बार बार अनुरोध करता हूं कि कम से कम अपने इतिहास को बच्चों को बताओ। वो नहीं बताया जा रहा है, केवल हमें किताबी ज्ञान बताया जा रहा है, हमें जिसके बदौलत हम लोग आज जिस लायक हैं, हमें वो चीज नहीं बताई जा रही है, उनके बारे में नहीं बताया जा रहा है। ये हमें दुख की बात होनी चाहिए। स्नातक के विद्यालय में किसी भी बच्चे को, बच्ची को माता सावित्रीबाई फुले के बारे में पता नहीं। पता है माता सावित्रीबाई फुले वो पहली महिला थी जिन्होंने महिला ने गिलाने विद्यालय को सबसे पहला वही ने बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला था आर्या ज्ञात इतिहास में। वैदिक काल की नहीं करते, वैदिक काल में भी कहीं उल्लेख नहीं मिलता है किसी वेद पुराण में कहीं भी महिलाओं के लिए पढ़ने की व्यवस्था की गई हो। और शायद हमारे टीचर बंधु ये जानते होंगे, जो कि इतिहास के जानकार होंगे, यहाँ पर बैठे होंगे, वैदिक काल में भी हमें कहीं नहीं मिलता कि बच्चियों के लिए कहीं भी पढ़ाई की व्यवस्था की गई हो। भारत के ज्ञात 10,000 साल के इतिहास में भी नहीं कहीं मिलता इसके पहले किसी ने महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए कोई काम किया हो। 1848 में पहली बार आप लोगों के लिए उस मां ने स्कूल खोला था, केवल बच्चियों की, महिलाओं की पढ़ाई के लिए। आप कल्पना करिए कि कितना भी ज्यादा समय नहीं हुआ, 150-200 साल ही हुआ होगा, तब आपको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला था। पढ़ने लिखने का अधिकार तो वैदिक परंपरा में, जैसे कि मंच के माध्यम से गीत एक कोई वक्ता बता रहे थे, वैदिक काल जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो माता सीता जी के बारे में क्या लिखा गया है। वैदिक काल में भी हमारी बच्चियों को, महिलाओं को सभी अधिकारों से वंचित रखा गया था। वैदिक काल में भी माता सीता का इतिहास आप देख लीजिए, उनको अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि से प्रवेश करना पड़ा था। तो ये व्यवस्था आज की नहीं है, सनातनी व्यवस्था जो हमें बताई गई है, सनातनी व्यवस्था जो हमारे हिंदुस्तान में रही है, उसी का कारण है कि आज हमारी बेटियां, हमारी समाज का सोचने का स्तर इतना नीचे है। आज क्यों एक बच्ची भावुक हो गई वहां पे बोलते बोलते? आज क्यों? आज सारे अधिकार मिलने के बावजूद भी ये सोचने की जरूरत है कि आज हमारी बच्चियां अपने कर्म पर रो रही है, अपने आप को बेटी होने पर दुख व्यक्त करते करते रो पड़ती है। क्या कारण है? निश्चित ही इसमें मैं उन माताओं को, पिता आपके जो होंगे, जो आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, उनको सल्यूट करता हूं कि आपको यहां तक एजुकेशन दिलवाई जा रही है। और निश्चित ही बहुत सारी बच्चियां भी इसमें ऐसी भी होंगी जो इससे भी अच्छे जगह जाना चाह रही होंगी। किसी कारणवश जो हमारे समाज में बुराइयां हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं, बच्चियों की पढ़ाई अधिक ना होने का सबसे बड़ा कारण है हमारे समाज में व्याप्त दहेज प्रथा। क्योंकि माँ बाप को हमेशा चिंता रहती है कि अगर बच्चियों को पढ़ा रहा हूं तो उसकी शादी भी करनी है मुझे, उसके लिए दहेज कहां से इकट्ठा करूंगा। मुझे लगता है हमारे पूर्वज बताते थे, शायद हमने भी देखा है, जितना पढ़ा लिखा समाज दहेज का लोभी हो गया है, उतना तो हमारे पुरखे भी नहीं थे। पुरखे अपने आप जितना भी मिल जाता था, संबंध बने, बताते हैं कि दूसरे लोगों को भेज के शादी संबंध की करते थे। आज जितना समाज पढ़ लिखता जा रहा है, अगर वो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, मास्टर बन गया, तो 10 लाख 15 लाख की पेमेंट चाहिए नहीं। और बच्ची भी चाहिए हमें कि उसी स्तर की बीटीसी करी बच्ची चाहिए, और 10 लाख 15 लाख भी चाहिए। उस माँ बाप की भी मजबूरी है। उस माँ बाप की मजबूरी क्यों है?
कि समाज जागरूक नहीं है, समाज अभी पुरानी परंपराओं में बंधा हुआ है। हम सभी से आग्रह करते हैं कि आप एक एक किताब जो छात्र हैं डॉक्टर अम्बेडकर साहब के संघर्ष की बात पढ़िए, केवल 10-12 रुपए की किताब आती है, उनकी जीवनी को पढ़िए। सावित्रीबाई फुले को पढ़िए, जो बेटियां हैं वो तो अवश्य पढ़ें। आपको पता चलेगा कि उस 150 साल 200 साल के पहले आपको कोई पढ़ाने वाला लिखाने वाला नहीं था। आज हम व्यवस्था को ढो रहे हैं पुरखों की वजह से। अरे हमारे पुरखे कोई भी हम काम गाँव में करते हैं या घर में करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई भी जिसको हम कुरीति कहते हैं समाज में, अगर हम कहते हैं कि ये गलत है, नहीं तो पुरखे करता है तो हमें करने पर। आप इसको सोचिए, पुरखे हमारे कितने पढ़े लिखे थे। आप इतिहास पढ़ेंगे, आप वैदिक वेद भी पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, कहीं भी आपको इतिहास में नहीं मिलेंगे कि हमारे पुरखे पढ़े लिखे थे। अनपढ़ थे, अनपढ़ लोगों को जो कहा गया वो जो करवाते गए वो करते गए। आज हम पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे का मतलब बाबा साहब कहा करते थे, पढ़ा लिखा व्यक्ति वो नहीं माना जाता, चाहे वो भले ही कितनी भी डिग्रियां हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो, प्रोफेसर हो, कितनी भी डिग्री हासिल क्यों ना कर ले, अगर वो कही हुई सुनी हुई बातों का विवेक नहीं करता, विचार नहीं करता, उसके पढ़े लिखे होने का कोई मतलब नहीं। अगर हमें पुरानी कथाओं में सुनाया गया कि मनुष्य के 10 हाथ, 20 हाथ, 25 कितने क्या क्या हुआ करते थे। कथाओं में बता दिया किसी जानवर से मनुष्य का उत्पन्न होना, किसी मेढक का किसी पक्षी का उत्पन्न होना। माफ करें अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो लोग तो नहीं, अगर मुझे अगर किसी को बुरा लगता है, चूंकि ये छात्र यहाँ पे हैं तो ये चीजें मैं चाहता हूं कि अध्यापक अपने छात्र छात्रों में ये विचारधारा डालें, सत्य को परोसे। जी बहुत बहुत साधुवाद। और मुझे एक बात बहुत खुशी हुई इस बात की, जो इन्होंने कहा कि हमारा विद्यालय निःशुल्क बस की व्यवस्था करता है आपको पढ़ने के लिए। मुझे पता है। इसीलिए जब तक मैं यही तो कहता हूँ, हमें ये खुशी है कि आपके विद्यालय में सभी नौजवान हैं, नौजवान शिक्षक हैं। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी समाज को बदलने की, समाज में परिवर्तन लाने की नौजवानों की ही है। क्योंकि बुजुर्गों का तो आप जानते हैं, बुजुर्ग नहीं कर सकते, क्योंकि उनका समय भी चला गया, वो उतने पढ़े लिखे भी नहीं थे। आज जो हम लोग पढ़ लिख गए हैं, पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ लिख के नौकरियां कर लेंगे, हम कुछ सक्षम बन जाएंगे। अगर हम पढ़ लिख करके कुछ समाज को दे ना पाए, समाज को जगा ना पाए, तो हमारे पढ़ाई लिखाई का कोई औचित्य नहीं है। तो मैं सबसे, और जैसा मैं कह रहा था कि सभी स्टाफ नौजवान हैं, और नौजवानों के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है। हमारे सभी महापुरुषों ने कहा है कि जब तक नौजवान नहीं जाएगा, हमारा समाज में परिवर्तन होने वाला नहीं है। आज क्यों शिक्षा के साथ साथ संस्कार की कमी समाज में हो गई है। स्कूलों में किताबी कीड़ा बना दिया गया है। समाज में क्यों आज एक बच्चा अपनी बहन को बहन मानता है तो सामने वाले की बहन को बहन नहीं मानता है? क्या कारण है? इसको सोचने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं हम अपने परिवार में अपने बच्चों को संस्कार देने से चूक गए हैं। चूक नहीं गए हैं, बहुत बड़ी तरीके से चूक गए हैं। हम अपनी जिम्मेवारियों से भाग गए हैं। मैंने बहुत सारे भी नाटक देखे। सच बताऊं, मैं जब भी किसी भी कन्या भवन पर हो, चाहे दहेज प्रथा पर हो, चाहे सौतेली माँ, चूंकि अभी कार्यक्रम हुआ था जीएसएम पब्लिक स्कूल में, वास्तव में रो दिया था। तो वास्तव में आज की बुराइयां हैं। और पुरुष समाज के साथ साथ महिला समाज भी कम दोषी नहीं है। माफ करें, बेटी जब जन्म लेती है तो बेटी होती है, शादी होती है तो पत्नी बनती है। 3 रूप में आती है, पत्नी होती है, मां बनती है और सास भी बनती है। वही बेटी जब ससुराल में जाती है, मैं ये नहीं कहता कि सभी महिलाएं ऐसे करती होंगी, वही बेटी जब ससुराल में जाती है तब अपनी सासू मां की बुराई करती है। तो वही बेटी
जब सास बनने की स्थिति में होती है, वही बेटी फिर अपनी जो बहू आती है उसकी बुराई करना शुरू कर देती है। क्यों? ये सोचने की आवश्यकता है। कभी सास भी बहू थी ना, देखा होगा ना नाटक। तो सारी चीजें जो हमें चीजें दिखाई जाती हैं सीरियल के माध्यम से हो चाहे नाटक के माध्यम से हो, बस सिखाने के लिए ही सारी चीजें बताई जाती हैं। तो ये सोच हमें बदलनी पड़ेगी, क्योंकि सोच जो दिमाग है ना, ये चिप का काम करता है। खाली चिप, जो खाली चिप होती है ना, खाली चिप होता है बचपन से हमारा दिमाग। जो हम परिवेश में, गांव में, अपने घर में, परिवार में, मोहल्ले में, गांव में जो चीजें हम सुनते हैं, जो चीजें हम देखते हैं, वही उस चिप में रिकॉर्डेड हो जाती है। जो वो सारी चीजें सुनते सुनते हमारी मेमोरी फुल हो जाती है, तो हम कुछ भी बताएं। जैसे मैं बता रहा हूं आपको ना सावित्रीबाई फुले के बारे में, जब चिप हो रही है दूसरी चीजों से, हमें नई नई जानकारी हासिल करने के लिए पुरानी चीजें जो हमारे दिमाग में भरी हुई हैं उस चिप में से खाली करनी पड़ेगी। आप यकीन मानिए, मुझे नहीं पता कितने स्कूल में संविधान पढ़ाया जाता है, आपके विद्यालय में पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता, मुझे नहीं पता। लेकिन बच्चों के, छात्र हो चाहे छात्रा हो, उसके भविष्य निर्माण में संविधान का पढ़ाना बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यक है। एक पीरियड हर विद्यालय में, जो बड़े बच्चे हैं हाई स्कूल के बाद, संविधान को पढ़ाना या पढ़ना, स्वयं में पढ़ना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जितनी भी हमारी ताकत है, जो भी हमें ताकत इस संविधान के द्वारा हमें मिली हुई है, ताकत तो हमें बहुत है हमारे पास, बशर्ते हम उस ताकत को जानते। जैसे हनुमान जी की कथा है ना, हनुमान जी की जब याद दिलाओ तब पता चलता तो क्या है, तो बहुत बलशाली है। इसी तरीके से भारत का संविधान है, अगर आप उसका अध्ययन कर लेंगे, आप किसी भी तरीके के शोषण का शिकार हो ही नहीं सकते, चाहे आप हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। ये गारंटी है। कुछ भी नहीं है। 395 आर्टिकल है, 395। जैसे हम क्वेश्चन आंसर में छोटे छोटे क्वेश्चन याद करते हैं, 395 आर्टिकल है। अगर हम उसको ईमानदारी से भी पढ़ेंगे ना, एक महीने के अंदर हम आराम से 10 आर्टिकल पढ़ के 15 दिन में उसको कंप्लीट, एक महीने में तो हम कर ही लेंगे 395 आर्टिकल। और जब तक हम ये आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, जो छात्र छात्राएं आगे पढ़ने या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए संविधान पढ़ना तो बहुत आवश्यक है। क्योंकि 25% जो क्वेश्चन आते हैं बड़ी बड़ी परीक्षाओं के, संविधान और इतिहास से ही आते हैं। जीके कहते हैं ना, जीके पढ़ना बहुत जरूरी है। जीके कहां से बनता है, कोई बताएगा जीके कहां से बनता है? जी कोई बात नहीं। जीके जो जनरल नॉलेज होता है ना, जब हमें चीजों की जानकारी होगी, है ना, हमें भूगोल की जानकारी होगी। जीके में क्वेश्चन कहां से आएंगे? भूगोल ही से आएंगे, इतिहास से आएंगे, कहां से आएंगे? इतिहास से आएंगे, संविधान से आएंगे, भूगोल से आएंगे। जीके में यही तो क्वेश्चन होते हैं। जब हम इतिहास पढ़ लेंगे तो जीके अपने आप हमारा मजबूत हो जाएगा, भूगोल पढ़ लेंगे तो जीके अपने आप मजबूत हो जाएगा, संविधान पढ़ लेंगे तो हमारा, आप संविधान पढ़ लिए तो ये मान लीजिए कि जीवन में आपको कोई टॉर्चर कर ही नहीं सकता। आप अपने अधिकार उसको पढ़ लीजिए, सारी व्यवस्था में है। आज हम देख रहे हैं कोई भी घटना हो जाती है, किसी तरीके का दहेज उत्पीड़न हो जाता है, क्या दशा होती है उस परिवार की? किस कारण? केवल संविधान के कारण। इसके पहले भी संविधान था, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं थी। जब जानकारी हुई तो लोग उसका उपयोग करने लगे। एक अपनी सच्ची घटना बताता हूं। कल्या भवन पे जो आपकी प्रस्तुति रही, और बेटी में एक चीज और कहना चाहता हूं। जो बेटी रोती थी, क्या नाम था उसका? कुमारी रंजना। बेटा खड़े हो। हमें खुशी है कि तुम पढ़ रहे हो और आप अपना विद्यालय, आपका विद्यालय आपका सहयोग कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश आपके लिए, कभी भी आपको ये लगे कि अब विद्यालय परिवार को आप ना बता पाए कि मुझे फला बुक्स या फला चीज स्टडी के लिए चाहिए, या आपको ये लगे कि हमारे माता पिता ये चीज मुझे नहीं निभा पाएंगे, मेरा जाते था, मेरा नंबर ले लेना, अपना पिता ही मुझे मानना,
और जब भी एनी टाइम एजुकेशन के मामले में, क्योंकि फीस आपका विद्यालय भर रहा है, विद्यालय फीस नहीं दे रहा है, किसी भी टाइम आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता हो, जो भी बेटियां यहाँ पे बैठी हैं जो किसी भी तरीके से अपने आप को कमजोर महसूस करती हो, बेटा मेरा नंबर आपके सभी स्टाफ के पास है। आप अगर विद्यालय में न बता पाए, माँ बाप को न बता पाए, चुपके से मुझे बता देना कि सर मेरे पास फला बुक नहीं है, मैं अपने घर पर उपलब्ध करा दूंगा। 125 रुपए की छोटी किताब 125 रुपए की, बड़ी किताब लेंगे तो 250, 250, 300 रुपए में आ जाती है। बच जाओ बेटा, 250-300 रुपए में आ जाती है। ये किताब तो सभी छात्रों के पास होनी चाहिए। और मैं अनुरोध करूंगा अपने विद्यालय परिवार से कि आप चूंकि परीक्षाओं का समय आने वाला है, अगले सत्र से एक एक्स्ट्रा चाहे क्लास लीजिए, एक संविधान पे एक पीरियड अवश्य लीजिए, चाहे आप 5 अनुच्छेद पढ़ाइए, 5 अनुच्छेद ही आप पढ़ाएंगे तो 100% और 2 या 3 आप 395 में उसका विभाजन कर दीजिए, कितने दिन में खत्म हो जाएगा। संवैधानिक जानकारी हमें बहुत जरूरी है। और जब तक हम अपने इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, भारत में किसी पुराने इतिहास की बात नहीं करता है, जो भारत सरकार हमें पढ़ाती है, जो भारत सरकार हमें पढ़ाती है केवल उसी पे भरोसा करिए। जो भारत सरकार इतिहास जो हमें पढ़ाती है उसी पे भरोसा अगर करेंगे आप, बहुत जल्दी इस कुरीतियों से दूर हो जाएंगे। जो भारत सरकार नहीं पढ़ाती, अगर आप उसको पढ़ते हैं और उसको मानते हैं, ये यकीन मानिए ये अत्याचार अन्याय आपके ऊपर होता ही रहेगा। ये मानसिकता पुरुष मानसिकता आज की है क्या? वैदिक काल की है, सनातन, जिसको सनातन काल कहते हैं। आप पढ़ेंगे इतिहास तो सब पता चल जाएगा। उसी वजह से आज भी आजादी के 70 साल बाद भी आज हमारी बहनों को, बच्चियों को रोना पड़ रहा है, शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। मेरी भी एक बेटी है, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। मेरी भी, मैं अक्सर भावुक होकर बता देता हूँ, जो कन्या भ्रूण का जो नाटक आपने देखा, मैं शुरू से चाहता था कि पहली बेटी जो बच्चा पैदा हो, बेटी पैदा हो, क्योंकि मेरे माँ बाप को भी बच्ची नहीं थी, हमारे माँ बाप की भी इच्छा थी कि बच्ची पैदा हो, मेरी भी इच्छा थी कि पहली बच्ची पैदा हो, इसके बाद दूसरी भी बच्ची पैदा हो जाए तो उसके बाद पर्याप्त। संयोग बस पहला बेटा पैदा हो गया, दोबारा से भी बेटा पैदा हो गया, तो मैंने सोच लिया अब हमारे माँ बाप को भी नहीं थे तो मुझे लगता है हमें भी बेटी पैदा नहीं होगी। तो सिस्टम है जो भारत सरकार का, हम लोग हमारे दो का पालन करते हुए मैंने पत्नी की नसबंदी करवा दी। अब देखना ये भाग्य की बात होती है। नसबंदी के बाद 3-4 महीने बाद मुझे पता चला कि मेरी पत्नी फिर से गर्भवती है। मैंने कहा अचंभा है, नसबंदी के बाद भी वो है। मैं डॉक्टर के पास भागा, कोई बीमारी तो नहीं है। बहुत मैंने सोचा, मैंने कहा पता नहीं बेटी होगी कि नहीं, बेटा ही होगा तो इसको निकलवा देता हूं। उस समय शायद पता नहीं मेरे दिमाग में यही था ना, मैं मेरी चाहत थी बेटी हो। बहुत बड़े परेशान रहा। इसके बाद जब डॉक्टर ने कहा बच्चा हो या बच्ची आपको हाथ में सौंप देंगे, इसके आपको क्या करना है मेरी जिम्मेवारी नहीं। मैं बहल गया, मैं कौन कैसे अपने बच्चे को कहीं फेंक सकता है। तुरंत घर पे आने जो प्रकृति की देन होगी, बच्ची होगी, बच्चा होगा, 2 हो गए, तीसरी होगी, उसको भी देख लेंगे। मेरे सौभाग्य मानिए मेरे घर तीसरी जो बच्चा पैदा हो, बेटी पैदा हो। शायद कल्पना है यहाँ पे कभी बेटा। तो ये जब से आई है तो मैं और मेरे माँ बाप अपने आप को धन्य महसूस करते हैं कि मेरे माँ बाप को भी बेटी नहीं थी, ये आ गई। मेरी माता जी ने बहुत खुशियां मनाई थी। और मैं आप सबके सामने क्या, मेरी बच्ची भी जानती होगी कि मैं कभी भेदभाव तो करते ही नहीं, और इसके साथ ही कभी कोई भेदभाव नहीं होगा। जब तक ये पढ़ना चाहेंगी, जितनी मेरी औकात होगी, जितना ही मेरी औकात होगी, जब तक ये पढ़ना चाहेंगी, जहां पढ़ना चाहेंगी, मेरी हैसियत के मुताबिक वहां तक इसे पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि इसको ही पढ़ाऊंगा। मेरे बड़ा बच्चा भी खड़ा हो, ये